अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। कोरोना वायरस का जोर पाकिस्तान में टूट रहा है और उसकी जो तादाद है वो जो बढ़ता हुआ ग्राफ था वो स्टैटिक हो रहा है। हम कई महीनों से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि स्टैटिक हुआ और एक दिन हम रिपोर्ट कर रहे होंगे कि ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है और स्टैटिक रुक गया है। और इस वक्त पाकिस्तान में कोई कोरोना का मरीज़ नहीं है। हम किसी एक दिन इंशाल्लाह रिपोर्ट कर रहे होंगे। इसकी अब बात हो रही है वैक्सीन की। तो हर दवा जो बीमारी के इलाज के लिए बनाई जाती है, लेकिन वैक्सीन इस लिहाज से मुनफरिद और अहम है कि वो बीमारी को लाहक होने से रोकती है, डिफेंस क्रिएट करती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में 26 बीमारियों की वैक्सीन दस्तयाब हैं, जबकि 24 बीमारियों की वैक्सीन पर तहकीक जारी है। लेकिन इसमें कोविड-19 का बायस बनने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन शामिल नहीं है, क्योंकि इसका मामला सबसे अलग है। ये जो इंटरनेशनल डिजीज है, ये जब वबा है, पेंडेमिक है, अब तक दुनिया भर में 1.5 करोड़ अफराद को मुतासिर कर चुका है। हलाक होने वालों की तादाद 6 लाख से ज्यादा है। इस कदर नुकसान की वजह से सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन बने और माहिरीन इस बारे में खुशखबरी सुनाएं। आम लोग वबा से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि मेडिकल साइंस की बेपनाह तरक्की के बावजूद कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। बाज लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन बन भी पाएगी या नहीं। इसका जवाब अमेरिका में वबाई इमराज के सबसे बड़े माहिर डॉक्टर फाउची दे भी चुके हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने का सवाल अगर से नहीं बल्कि कब से शुरू होता है। उन्हें तवक्को है कि साल के आखिर तक कोई वैक्सीन बन जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको बहुत डिटेल में रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 165 से ज्यादा मुमकिन वैक्सीन पर काम जारी है। आलमी इदारा सेहत को इनमें से 70 का इल्म है, जबकि रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल सोसाइटी की वेबसाइट पर 41 जो एक्सपेक्टेड वैक्सीन हैं उनकी डिटेल्स मौजूद हैं। इनमें से कुछ की तहकीक के इब्तदाई मरहले में है, बहुत सारे प्री क्लिनिकल या पहले मरहले के क्लिनिकल ट्रायल में है। सिर्फ 3 जो एक्सपेक्टेड वैक्सीन हैं ऐसी हैं जिनकी तीसरे मरहले की आजमाइश शुरू होने वाली है। इस वक्त अमेरिका में 4, चीन में 6, ऑस्ट्रेलिया में 3, जर्मनी में 2, बरतानिया, रशिया और जनूबी कोरिया में एक वैक्सीन की आजमाइश जारी है। मैसाचुसेट्स की कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन का आखिरी मरहला जुलाई के आखिर में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का आखिरी मरहला अगस्त में, और फाइजर की बायोएनटेक की वैक्सीन है उसका आखिरी मरहला सितंबर में शुरू किया जाएगा। किसी भी बीमारी की वैक्सीन के लिए कई इदारे बैवक्त काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैलने की वजह से ज्यादा ममालिक और इदारे इस वैक्सीन को बनाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं और इनमें से बाज कंपनियां दूसरों से पहले वैक्सीन मार्केट करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं। जरूरी नहीं कि तमाम वैक्सीन कामयाब हो जाए और मार्केट किया जा सके। माहिरीन का यह कहना है कि बहुत सी वैक्सीन आजमाइश में नाकाम हो जाएंगी और यह भी मुमकिन है कि इब्तदाई वैक्सीन की कामयाबी के बाद बाकी पर काम दरमियान में छोड़ दिया जाए। तो आइए जरा इसकी अपडेट्स लेते हैं, एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और बात करते हैं वैक्सीन साइंटिस्ट रिसर्चर डॉक्टर आरा अली बरतानिया मैनचेस्टर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जो कंपनी है उसमें भी काम करती रही हैं, बहुत अच्छी इनकी ग्रिप है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप पहले भी हमारे शो में आई, आपको दोबारा वेलकम करते हैं। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालती हैं, वेरी थैंकफुल टू यू। ये कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में क्या अब तक की अपडेट्स हैं? कुछ कंट्रीज के बारे में बताएगा, किस किस मुल्क की किस किस वैक्सीन के रिजल्ट अच्छे आना शुरू हुए हैं या शुरू हो जाएंगे, एक्सपेक्ट किया जा रहा है सारा? जी अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली काफ़ी कंट्रीज के रिजल्ट्स अच्छे आ चुके हैं। सबसे पहले कंट्री मैं बताऊंगी इन द यूके, क्योंकि मैं यहाँ ऑब्वियसली काम करती हूँ, यहाँ रहती हूँ। यूके के रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। हमने एक ट्रायल की थी ऑक्सफोर्ड के साथ, 1077 पीपल, तकरीबन 1000 लोग, तो जिन्होंने वैक्सीन मिला था, इन लोगों में से जितने भी लोग हैं उन सब के रिजल्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव आ रहे हैं। ये फिर आगे जाके हम ऐसे कह सकते हैं कि शायद जब तक ट्रायल ख़त्म ना हो कि ये वैक्सीन मार्केट में शायद आ जाए। पर अभी तक ऑब्वियसली हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी पूरे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, मगर जितने भी मिले हैं सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। मुझे ये भी पता है कि दूसरे कंट्रीज US, चाइना, ब्राज़ील, अफ्रीका, उनके भी रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ काम नहीं करती, इसलिए मैं उसके बारे में इतना बता नहीं सकती, मगर उनके भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। ऑलराइट, जब हम पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करते हैं तो व्हाट डज इट मीन? पॉजिटिव रिजल्ट्स का मतलब क्या हम फेजेस क्लियर करते जा रहे हैं, स्टेजेस क्लियर करते जा रहे हैं, या उनका जो इम्यून क्रिएट हो रहा है बॉडीज के अंदर वो ज्यादा बेहतर है? ये इसका मतलब क्या है?
अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये पैंडेमिक है, Alright. यानी कि इमरजेंसी है, हम पूरी ट्रायल्स डिफरेंट स्टेजेस में कर नहीं पाए। हाउएवर जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो रिजल्ट्स जिस्म के अंदर नजर आ रहे हैं, तो जिस्म के अंदर जिन आदमियों को, जिन औरतों को, जिन लोगों को मिला था वैक्सीन, 100% ऑफ दिस पीपल में बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था, यानी कि बीमार नहीं हो रहे थे। ये जो वैक्सीन था ये जिस्म के अंदर जाके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा था, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा था, ताकि जिस अगर इन्हें दोबारा कोविड लगे, हमारा जिस्म कोविड खत्म कर सकता है। तो इसका ये मतलब है। तो अब ये ऑल्सो एनिमल्स में भी हो चुकी है, जानवरों में भी हो चुकी थी पहले। तो अब हम इन्हें ह्यूमंस में कर रहे हैं, तो एनिमल्स में भी पॉजिटिव रिजल्ट थे, मंकीज में काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, तो अब ह्यूमंस में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, जब हम स्टेजेस की बात करते हैं तो अब हम किस स्टेज पर है और अभी जो मजीद टाइम हमें रिक्वायर्ड है फाइनल इसको कंक्लूड करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो क्या है, वो क्यों नहीं है, वो क्या चीज़ है? अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल्स की तकरीबन 5 या 6 स्टेजेस होती हैं। Right. तो पहले स्टेज पे हम कम आदमी पे टेस्ट करते हैं, फिर दूसरी स्टेज पे उससे ज्यादा, तीसरी स्टेज पे उससे ज्यादा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, आदमी की टेस्टिंग नंबर्स बढ़ते जाते हैं। मगर क्योंकि ये पैंडेमिक था, हम ऐसे स्टेजेस नहीं कर पाए, क्योंकि हम ये चाहते थे, गवर्नमेंट चाहती थी कि जल्द से जल्द वैक्सीन पैदा करें। तो हम सीधा एनिमल स्टेज से सीधा ह्यूमन स्टेज पे आ गए। तो हमने 1077 पार्टिसिपेंट्स पे टेस्टिंग की थी। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। हाउएवर अब क्योंकि यूके का कोविड का केस, कोरोना वायरस कम हो चुका है, अब ऑक्सफोर्ड इसी वैक्सीन को दूसरे मुल्क में जाके टेस्ट करेगी, क्योंकि यूएसए में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में भी कोरोना वायरस है, काफी हाई रेट है। तो हम इसलिए चाहते हैं, हम ताकि ज्यादा लोगों से टेस्ट करने से पता चलता है कि अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट है, अगर कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर के एंड तक फाइनल कंक्लूजन हम निकाल पाएंगे इंशाल्लाह। अनफॉर्चुनेटली मैं इसका भी जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोरोना के रेट यहाँ कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। तो हमें ज्यादा आदमी चाहिए ताकि हम उससे ज्यादा टेस्टिंग कर सके, ज्यादा रिजल्ट्स ले सके। और लेकिन सारा ये जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स का बहुत जिक्र होता है और उसके लिए कुछ शायद कुछ ड्यूरेशन का भी होता है कि कितनी देर तक बॉडी में रहते हैं। ये टी सेल्स होते क्या है, इसका मैटर क्या है, कैसे काम करते हैं, और जो वैक्सीन बन रही है उसमें टी सेल्स का क्या किरदार है? अच्छा, जब हमें कोई चीज लड़ती है या जिस्म के अंदर जाती है, कोई बैक्टीरिया हो या वायरस हो, यानी कि कॉमन कोल्ड हम कहते हैं, एग्जांपल मैं दे रही हूँ कोल्ड का। तो कोल्ड का वायरस अंदर जिस्म में जाता है, जिस्म पहचानता है कि ये कोई बाहर से कोई खतरनाक चीज अंदर आई है, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स फिर काम करता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल काम करते हैं। तो जो टी सेल्स हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल, एक किस्म का व्हाइट ब्लड सेल है। तो ये जो ट्रायल्स चल रही हैं, ये जो वैक्सीनेशन हम लोगों को दे रहे हैं, रिजल्ट्स में नजर आ रहा है कि जितने भी टी सेल्स हैं, ये पहचान रहे हैं कि कोई फॉरेन बॉडी जिस्म के अंदर आ रही है, कोई बाहर वाली जरासीम जिस्म के अंदर आ रहा है। तो ये उसको पहचान के तो फिर दूसरे वाइट ब्लड सेल्स को ये इशारा दे रही है कि ये कोई ऐसी सी चीज़ है जो नुकसान पहुंचाएगी जिस्म में। तो फिर जितने भी वाइट ब्लड सेल वो इकट्ठे होके फौज बना के किस्म की ये जरासीम से लड़ाई करेगी, जरासीम को खत्म करेगी जिस्म में। तो ये सेल्स वाइट ब्लड सेल है बस। ऑल राइट। और ये जो हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं उसके बाद बनते हैं, ये सेल्फली बॉडी में क्रिएट होते हैं? ये ऑलरेडी बॉडी में होते हैं। सही। ये हमारा डिफेंस सिस्टम है किस्म का। ऑल राइट। तो ये ना बस पहचान होने की बात है, मगर ये टी सेल पहचान लेते हैं फौरन कि कोरोना वायरस जिस्म के अंदर आ रहा है। ऑल राइट। और तो फिर वो इम्यून सेल्स को एक्टिव करते हैं, इम्यून सेल्स को इशारा देते हैं, सिग्नल देते हैं कि ये देखो यहाँ कोरोना वायरस आ चुका है, आप फौरन जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। तो जितने भी वाइट ब्लड सेल्स जिसमें वो फौरन पहुंचेंगे उस साइट पे, जिस साइट पे जरासीम उन्हें पहचान है, नजर है, जरासीम को जाके वो खा लेंगे या फिर उससे लड़ाई करेंगे। डेफिनेटली। और जो टी सेल्स हैं, ये जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या उसकी ट्रायल्स चल रहे हैं, वो टी सेल्स के ऊपर भी कोई इनका इफेक्ट हो रहा है या उसका भी ट्रायल चल रहा है, वो एक्टिव नहीं हो रहे या वो उसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है? अभी तक नहीं।
यस, हाँ, अभी तक नहीं। बस हमें इतना पता है कि जो वैक्सीन इन्होंने पैदा की है कोरोना वायरस, इसका नाम है ChAd-OX1, दैट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन। ओके। ChAd-OX1 कोविड-19। ये जो वैक्सीन हम एक बार जिसमें शामिल करें तब टी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। हमें अभी पता नहीं क्यों इसमें काम चल रहा है, और मुझे पता है कि ट्रायल्स चल रही हैं, मैं खुद एक ट्रायल पे काम कर रही हूँ, हम एंटीबॉडीज देख रहे हैं, टी सेल्स देख रहे हैं इस ट्रायल में। अभी हमें इसका जवाब नहीं है। तो ये आहिस्ता जितने भी ट्रायल्स चलेंगे हमें इस मौजू के बारे में ज्यादा पता चलेगा। ऑल राइट, डॉक्टर सारा अली, थैंक यू वेरी मच, वेरी वंडरफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। बहुत कंफ्यूजन थी इसके बारे में और आपने वो कंफ्यूजन क्लियर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ये कुलभूषण यादव के मामले की बात करते हैं। इसकी आज बहुत ज़्यादा शोर हुआ पार्लियामेंट में भी, और इसके ऊपर कुछ और अपडेट्स भी आई हैं, ज़रा इसका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। वफाकी हुकूमत ने भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव के लिए सरकारी वकील मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस मामले की शायद हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे, क्योंकि पहले दिन से मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जैसे जैसे हियरिंग होती रही, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल लेते रहे। अब जो सरकारी वकील मुकर्रर करने के लिए हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, ताकि सज़ा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ की जो फैसला है उस पर अमल दरामद किया जा सके। और इसके ऊपर जो रिजर्वेशन थी भारत की, वो अपना वकील पेश करना चाहते थे, और भारतीय खुफिया इदारे रॉ भारतीय हुकूमत की जानिब से कुलभूषण की सजाए मौत पर नजरसानी की दरख्वास्त से गुरेज किया गया। और गुरेज करने के बाद हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की है, और दरख्वास्त में सेक्रेटरी दिफा और GHQ के जज एडवोकेट जनरल को फरीक बनाया गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक फौजी अदालत के फैसले पर नजरसानी और दोबारा गौर करने के लिए वकील मुकर्रर करें। दूसरी जानब वजारत कानून ने कुलभूषण यादव की अपील से मुतालिक ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। ऑर्डिनेंस पेश करने पर ऑपोजिशन ने आज शदीद एतराज उठाए। पीपल्स पार्टी समेत ऑपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी की गई। हुकूमती अरकान के जवाब देने की कोशिश पर ऐवान में गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हुआ, और बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि किसी को NRO नहीं दूंगा, जितने NRO वजीर आजम ने दिए किसी आमिर ने भी नहीं दिए। भारतीय जासूस के एतराफे जुर्म के बावजूद NRO दिया जा रहा है। सवाल यह है कि खुद हुकूमत नजरसानी की अपील जो दायर कर रही है, इससे मुराद क्या है और इसका क्या फायदा होगा? क्या हुकूमत ये फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त कर रही है? आइए जरा इसके लिए राय लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन बैरिस्टर राशिद असलम साहब से लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, आपके बड़े मशकूर है सर। ये वफाकी हुकूमत ने भारतीय जासूस कमांडर जो कुलभूषण यादव है, उसके लिए सरकारी वकील मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, ताकि सजा से मुतालिक जो आलमी अदालत इंसाफ है उसके फैसले पर अमल दरामद किया जा सके। सर, इसके कानूनी पैरामीटर्स क्या हैं और इससे फायदा क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली अगर आप देखें कि जो ICJ का डिसीजन था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रॉपरली इनको जो लीगल राइट्स हैं वो उनके सिक्योर किए जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो फेयर ट्रायल का हक था इनका, उसको सिक्योर करने के लिए जरूरी था कि वकील का राइट दिया जाए। उसमें बाज़ औक़ात इंटरनेशनल कोर्ट्स में ये होता है कि जहाँ पे लॉयर ना हो वहाँ पे कोर्ट इटसेल्फ एज अ लॉयर एक्ट करती है, या वो अपॉइंट करने का हुक्म दे सकती है, क्योंकि कहीं पे भी जो इंसाफ के तकाज़े मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। इवन अगर एब्सेंस में भी किसी मुल्ज़म की कोई ट्रायल हो, तो नॉर्मली ये ट्रेडिशन है पूरी दुनिया में, जो भी अच्छे कोर्ट्स हैं उसमें, कि वकील का हक दिया जाता है। और मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की बड़ी ही समझदाराना मूव है, क्योंकि अगर आप देखें कि इंडिया ने इसमें नजरसानी की अपील से इनकार किया, तो जो मिस्टर यादव हैं उन्होंने इनकार किया था नजरसानी की रिव्यू पिटीशन फाइल करने से। तो इस पूरे सिलसिले में जो इंडिया के पास एक जो इशू बचता था कि जी वो रिव्यू पिटीशन में नहीं गए, तो इस वजह से उनके लिए वो जो जस्टिस का जो था इशू, उसको वो थोड़ा सा धुंधला साबित करना चाहते थे पूरी दुनिया के सामने, मशकूक उस प्रोसीजर को वो साबित करना चाहते थे। जो मेरा ख्याल है कि अगर हाई कोर्ट इजाजत दे देता है कि जी आप लॉयर अपना अपॉइंट करें, या कोई लॉयर हाई कोर्ट खुद अपना अपॉइंट कर देता है, तो इस सिलसिले में फिर पूरी दुनिया में जो इंडिया का मौक़िफ़ है लीगल
हवाले से हेल्प और अगर इंडिया अगर फ्यूचर में कहीं आईसीजे के पास जाता है या इंटरनेशनल फोरम पे कहीं भी रुजू करता है तो वो इस चीज को नहीं ले सकता कि जी लॉयर नहीं दिया गया या रिव्यू पिटीशन का हक नहीं दिया गया या रिव्यू पिटीशन पेंडिंग थी, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई शख्स कैद में हो तो उसमें नॉर्मली जो स्टेट होती है, जो होस्ट स्टेट होती है, उस पर ये इशू होता है कि जी आपने हो सकता है कि उनको प्रेशराइज किया हो कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल ना करें। तो पाकिस्तान के हवाले से ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने प्रॉपरली एक हक दिया। फिर अगर उन्हें मिस्टर जादेव ने इसको रिफ्यूज किया तो खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रही है। उसके अलावा इंडियन जो हाई कमीशन है, उस जो एम्बेसी है, उसको बुलाया गया, उनके ऑफिसर्स ने कोई ताउन नहीं किया। मतलब हमने सारे जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थे बीइंग रिस्पांसिबल स्टेट इसमें पूरे किए। आगे इंडिया ने अगर कुछ इसमें अपना नहीं जो मौक़िफ़ था या जो अपना जो हक यूटिलाइज कर सकते थे वो नहीं किया तो वो उनकी मर्जी है। बाकी इस हवाले से अगर लीगल हवाले से अगर इंटरनेशनल लॉ के तहत देखें तो हम बिल्कुल सही, हमारा एक्ट है, बिल्कुल हम सही कर रहे हैं और इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग ऐसी चीज नहीं है। ये एक वाइज मूव है। बिल्कुल ठीक। वैसे साहब यहाँ पाकिस्तान में ये एक आवाज बुलंद हुई है कि हुकूमत कुलभूषण को एनआरओ दे रही है, यानी कुलभूषण को एक सेफ पैसेज दे रही है कि किसी तरीके से वो करा जाए। नजरसानी अपील करने से या आलमी अदालत का ये कहा जा रहा है कि आलमी अदालत का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो दायरा कार है वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो नजरसानी अपील करने से या आलमी अदालत का दायरा कार पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने से कुलभूषण को कोई फायदा हो सकता है इस केस में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर आप रिव्यू पिटीशन में देखें तो उसमें बेसिकली इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उनके खिलाफ। जैसे उनका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो यूट्यूब पे भी पड़ी है, हर जगह पे सुनवाई गई, इवन आईसीजे में भी उसको प्ले किया गया। उसके अलावा जो भी उन्होंने कार्रवाइयाँ की वो प्रूव करती हैं। आफ्टर दैट उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी उनसे टैली करती है। तो इतने सारे उसमें प्रूफ हैं कि उनको एनआरओ वो जो बात की जा रही है कि वो हो सकता है इसमें बरी हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दुनिया की कोर्ट उनको बरी कर पाएगी, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग जहाँ पे एविडेंस बेस्ड चीज़ें हों तो उसको रद्द करना किसी भी हायर कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है, इवन इम्पॉसिबल होता है। बिकॉज एक चीज़ नहीं है, वो एक पूरी वाकयात की लड़ी है जिसको उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा। उसके बाद पूरी जो प्रोसीजर था उसमें प्रूव किया गया उसको। तो ये जो एनआरओ की बात है, ये मैं ये समझता हूँ एक सियासी बात हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें कि कोर्ट, मैं नहीं समझता कि वो रिलीफ दे पाएगी अगर चाहें भी, क्योंकि इस जिस किस्म का ये जुर्म है जिसमें एसपी नौज के बड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं उन पे, तो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट्स भी उसको बड़ी ही बारीकबीनी से देखती हैं और बड़ी सीरियसली उसको देखती हैं। उसके अलावा अगर वो जैसे एसपी नौज की कार्रवाइयों की वजह से हम मुतासर हो रहे थे, पाकिस्तान मुतासर हो रहा था, तो इस पूरी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि कोर्ट के पास कोई ऑप्शन बचेगा कि उनको एनआरओ दे दें या उनको छोड़ दें। ये एक सियासी बात हो सकती है, इसका मैं नहीं समझता कि इसका कोई लीगल बेनिफिट मिल सकता। अच्छा भाई साहब, जो रिव्यू पिटीशन होती है उसका स्कोप हमेशा से ही बड़ा महदूद ही रहा करता है, लेकिन कभी कभार उसके ऊपर बहुत सारी चेंजेस भी आ जाती हैं। अगर इस रिव्यू पिटीशन को या नजरसानी अपील को भी पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतें रिजेक्ट कर दें तो इससे भारत को सिवाय इसके कि उनका अपना वकील पेश नहीं हुआ, इसके अलावा क्या जवाब बन सकता है उनके पास? और नजरसानी अपील से बैनुल अक़वामी सतह पर इस केस का जाहिर है, इस अगर नजरसानी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद कोई फॉरम नहीं बचेगा। तो नजरसानी अपील रिजेक्ट होने के बाद इंटरनेशनल स्टेटस इसका क्या बनेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसका क्या इफेक्ट आएगा? क्या मजीद कोई एक जवाब बाकी बच सकता है सिवाय इसके कि भारत का वकील पेश नहीं हुआ? देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह का फेयर ट्रायल पाकिस्तान ने बीइंग होस्ट स्टेट इस वक्त ऑफर किया इंडिया को, उसकी कोई मिसाल बहुत कम मिलती है। इवन इंडिया की तरफ से बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं इंटरनेशनल जो कोर्ट्स के थे या उनके अपने कोर्ट्स में पेंडिंग थे, उसमें बहुत कम इस किस्म की मिसालें हैं। अगर ये रिव्यू पिटीशन चलती है और इसमें जो लोअर कोर्ट है उसका फैसला बरकरार रहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए जो है एक
एक पाकिस्तान के लिए काबिल इस्ताइश बात भी होगी कि उन्होंने हाई कोर्ट तक इस मुकदमे को लड़ा, उसमें मुकम्मल राइट दिया गया, लीगल जो राइट्स थे वो सिक्योर किए गए, चाहे जो भी उन पे जो भी चार्जेस हैं, जो भी जिस किस्म के भी इश्यूज हैं इस हवाले से। तो अगर कल को ये रिव्यू पिटीशन में भी कामयाब नहीं होते और इंडिया कहीं पे किसी इंटरनेशनल कोर्ट में इसको लेके जाता है तो उनकी सुनवाई होना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज जहाँ पे ये ट्रायल हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फर्ज करें होता है, तो वहाँ के जो लॉयर थे उन्होंने इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद अगर रिव्यू पिटीशन का वो फैसला अपहोल्ड होता है तो उसमें अगर आईसीजे में कल को जाते भी हैं तो आईसीजे इसको बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करेगा। हाँ, अगर सियासी तौर पे इस बात को करें जिस तरह इंडिया का मीडिया पिछले एक डेढ़ हफ्ते से लगा हुआ है कि जिस तरह उन्होंने ताउन नहीं किया, क्योंकि ऐसी स्टेज पे हमेशा ये होता है कि जो भी दो स्टेट्स का मामला होता है, जो इस स्टेट को इश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा इसमें ताउन करती है। तो इंडिया की तरफ से अगर ये ताउन नहीं हुआ, जिस तरह का सरदमहरी का सबूत दिया गया, बिकॉज अगर आप देखें 3 दफा उनको रसाई दी गई, उसके बाद अगर अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो ये उनका एक इशू हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर कौंसल रसाई की बात करें तो उसमें जो इश्यूज थे वो दूर किए गए। अब अगर रिव्यू पिटीशन में भी फैसला वही बरकरार रहता है तो इंडिया अगर इस पे ऑब्जेक्शन करता है तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन होगा, बिकॉज उसमें जो वियना कन्वेंशन के जो भी हमारे ऊपर तकाजे थे वो हमने पूरे किए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। और अगर रिव्यू पिटीशन में हम लेके जाते, अगर रिव्यू पिटीशन में लॉयर जाके प्रेजेंट करता है केस, तो इसमें एक और जिम्मेदारी जो अहम थी वो भी हमने अदा कर दी है। वेरी राइट। वैसे सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल इन्फॉर्मेशन एंड सजेशन फ्रॉम यू। बड़ा क्लियर, आपने बहुत इसके ऊपर कन्फ्यूजन सी बनी हुई थी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम हर साल ही देखते हैं कि ईद उल फितर के चांद का बड़ा मामला गड़बड़ रहता है और उसके ऊपर कन्फ्यूजन रहती है। इस बार ईद उल अजहा के चांद के ऊपर भी एक बड़ी बहस चल निकली है, और जो आर्गूमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे हैं, रोहित हिलाल कमेटी की तरफ से और खुद फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, वो दोनों ही स्ट्रांग हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट हुई पड़ी है आवाम के अंदर कि हम किसकी बात माने और क्या फाइनल हम कंक्लूड करें। एक ब्रेक के बाद जरा इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ आपको याद होगा उस रात को चांद नज़र आने पर पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बुध की रात नज़र आने वाले चांद की एक तस्वीर शेयर की और साथ में लिखा कि क्या ये पहली का चांद है? क्या सूरज के ग़ुरूब होने के बाद इतनी देर चांद आसमान पर रहता है? आवाम खुद फैसला करें। अच्छा, ईद उल फितर के दिनों में रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहा होता था तो उससे पहले एक तनाज़ा होता था और हमेशा ही इसके ऊपर एक कन्फ्यूजन रहती थी और बहुत परेशानी रहती थी, और वो रहती थी पेशावर की मस्जिद कासिम और रोहित हिलाल कमेटी का एक तनाज़ा होता था। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है और 3 तरह के मखमसे बन जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार ईद उल अजहा के चांद पर मामला खड़ा हो गया। आपको याद होगा कि जून की 15 तारीख हुई थी, और जून की 15 तारीख यानी पिछले महीने की 15 तारीख फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर पर ऐलान कर दिया कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अजहा 31 जुलाई 2020 बरोज़ जुम्मा होगी। उनका यह भी कहना था कि 21 जुलाई को जुल्हज का चांद कराची और इसके इर्द गिर्द इलाकों में दूरबीन से, जबकि कई इलाकों में सिर्फ आंख की मदद से देखा जा सकेगा। ये जरा पॉइंट नोट रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कल रोहित हिलाल के ऐलान और चौधरी फवाद की ट्वीट के बाद पाकिस्तान में एक मरतबा फिर ज़बरदस्त बहस का सिलसिला शुरू हो गया। आज मरकजी रोहित हिलाल कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बड़े तमतराक से गुज़श्ता शब चांद को देखकर कहा कि अवाम खुद फैसला कर ले, ये 2 तारीख का चांद है। तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में फरमाया है कि अगर चांद की 29 तारीख को मतला अबर आलूद हो और चांद नज़र ना आए तो कमरी महीना 30 का पूरा कर लो। मगर फवाद चौधरी और उनके मुक़ल्लिदीन के नज़दीक फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हैसियत नहीं, ये मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा। अब इसमें
जो बारीक पहलू है वो ये काउंट किया जा रहा है फवाद चौधरी की तरफ साहब से कि अगर ये जो एंगलिंग की बात बता रहे थे कि किन किन इलाकों के अंदर ये देखा जा सकता है चांद को, ये दरअसल वो सैटेलाइट इमेज जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं उसके मुताबिक कुछ रास्ते और डायरेक्शंस दिखा रहे थे। मैं आज एक वेबसाइट भी देख रहा था जिस पर एग्जैक्टली राइट टाइम पर उस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आ रही होती है। मैं चाहता था कि वो आपको दिखाता, मैं दिखा नहीं सका आपको, मैं किसी और प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा। बाकायदा आ रही होती है। इस बहस में दोनों ही दलाइल दुरुस्त माने जा रहे हैं। जो मुफ्ती मुनीब साहब कह रहे हैं एक हल्का उसको दुरुस्त मान रहा है, एक हल्का फवाद चौधरी साहब को का जो मंतक है उसको दुरुस्त मान रहा है, और ज़्यादातर जो हल्के हैं वो दरअसल फवाद चौधरी साहब के साइंसी मंतक को बेहतर समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मंतक है कि वो दूरबीन के जरिए देखा जा सकता है अगर चांद, तो सैटेलाइट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को क्यों नहीं माना जाता, या सैटेलाइट से इंसानी आंख अगर देखे तो इस मंतक को क्यों नहीं माना जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो साइंस का मंतक है वो कितना एक्यूरेट है। अगर अबर आलूद है तो जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कितनी एक्यूरेट होती हैं कि चांद वाकई ही पाकिस्तान के अंदर दिखाई दिया गया है, लेकिन इंसानी आंख उसे दूरबीन से नहीं देख सकी कि मतलब अबर आलूद था या पोल्यूशन होती है, नजर नहीं आता है। तो इस मंतक में साइंस क्या कहती है, तो आइए इसको समझने के लिए हम मामला समझते हैं, क्योंकि जो मजहबी मामला है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें मुफ्ती साहब जो फरमा रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। लेकिन उसमें एक पहलू ये है कि इंसानी आंख को देखने के लिए डायरेक्ट क्या किसी दूरबीन या किसी और आले की ज़रूरत ना हो, डायरेक्ट आंख से देखा जाए या दूरबीन से देख लिया जाए। तो रुयत हिलाल दूरबीन से देखती है उसे, तो दूरबीन से देखा जा सकता है, तो फिर सैटेलाइट से क्यों नहीं देखा जा सकता, वो भी तो एक आला है, उसके ज़रिए भी देखा जा सकता है। तो साइंस इस मामले पर हमें क्या सहूलत देती है। हमारे साथ मौजूद है स्पेस साइंटिस्ट रिसर्चर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर यार जान अब्दुल समद साहब, पहले भी हमें इन्होंने रहनुमाई फरमाई थी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम इसका जो रिलीजियस फैक्टर है उसको तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते सर, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान है, जो मेरे नबी आका खातिमुन नबीयीन उन्होंने फरमा दिया वो टोटल 100% दुरुस्त है, लेकिन उसमें हुक्म है आंख से देखने का, और इसमें दूरबीन भी इस्तेमाल की जाती है। गो कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये समझना ये चाह रहा हूं कि जो साइंस है या सैटेलाइट है वो हमें कितना एक्यूरेट चांद के बारे में बता देती है कि ये चांद इतने बज के इतने मिनट पर इस एंगल पर पाकिस्तान में या सऊदी अरब में या इंडिया में या फलां मुल्क के अंदर वाज़े तौर पर नजर आ सकता है और ये यहीं नजर आएगा। इसकी क्या साइंस कितनी सहूलत देती है इसके ऊपर? देखें, ये जो आप बात करें सैटेलाइट इमेजेस की या मतलब टेलीस्कोप्स वगैरह की या दूसरी टेक्नोलॉजिकल जो आलात हैं उनकी, ये तो बहुत नई चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसेस की बात करें तो हम तो सदियों से जानते हैं ऐसी कैलकुलेशंस, एस्ट्रोनॉमर्स जानते हैं कि वो बाकायदा सही तरह से कैलकुलेट करके वो प्रेडिक्शंस दे सकते हैं कि चाँद कहाँ कब कैसे देखे जा सकता है। और जहाँ तक मतलब विजिबिलिटी की बात है वो बिल्कुल एक अलग बहस है, लेकिन उसका भी साइंसी पहलू है, जैसे कि फवाद साहब ने पहले भी उसका जिक्र किया था और अभी भी उस बात पे वो बात कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बात को रिलीजन का या मुतबादिल समझा जाए। सर आप प्लीज साइंटिफिक आप सिर्फ हमें समझा दें कितना एक्यूरेट। अगर आप साइंस की बात करें तो देखें ये सारी चीज़ें नोन हैं। एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से आप चांद जो है ज़मीन के गिर्द घूमता है, एक इलिप्टिकल शेप में घूमता है, कभी वो ज़मीन के किसी जगह करीब होता है तो किसी जगह दूर होता है ज़मीन से। और उसी तरह से जब नया चांद निकलता है, नए चांद के बाद क्रेसेंट जिसको हम हिलाल कहते हैं, जब हिलाल निकलता है तो हिलाल देखें, हिलाल जब निकलता है तो उसकी जो बेसिकली वो ज़मीन और सूरज के दरमियान में होता है, और जब वो निकलता है तो एक एंगल बनता है। आप देखें ज़मीन और चांद के रोशनी का एक एंगल बनता है जिससे वो चमकता है। बिल्कुल। अब वो रोशनी का जो एंगल है वो 7 से 12 डिग्री अगर होगा, और चांद आप जिस जगह से चांद को देख रहे हैं उस जगह वो उफक के ऊपर है, क्योंकि आप देखें उफक के ऊपर नहीं होगा तो आपको नजर ही नहीं आएगा। जो हमारा उफक जो हमारा होराइजन है उसमें उसके ऊपर नहीं होगा तो नजर ही नहीं आएगा। उफक के ऊपर है और 7 to 12 डिग्रीज है, तो ये दो कंडीशंस हैं तो वो विजिबल होगा, प्रोवाइडेड द वेदर कंडीशंस के हों।
और अब कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं बहुत इजीली कि किस जगह किस टाइम पे चांद देखा जा सकता है, क्योंकि वो कैलकुलेशंस आपको बताएंगी कि वहाँ पर जो एंगल है, जिस एंगल पे चांद होगा वो कितना डिग्री है और उफक से कितनी ऊंचाई पे होगा। अगर वो 10 डिग्री से नीचे होगा उफक से तो आप नहीं देख सकते, और अगर 7 डिग्री से कम होगा तो आप दूरबीन के साथ भी नहीं देख सकते। तो वो सारी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, जैसे कि मुझे याद है कि पिछली दफ़ा भी बताया गया था कि यार जीवनी के मकाम पे या फिर फिला मकाम पे देखा जा सकता है। वो कैलकुलेशंस की बेस पे बताया गया था कि उस वक्त चांद और डॉक्टर साहब वो जो कैलकुलेशन होती है, लाइक इसी बारीकी को हम समझना चाह रहे हैं कि वो जो कैलकुलेशन होती है कि फला एंगल पर नॉर्थ साउथ वेस्ट या इस एंगल के ऊपर अगर दूरबीन से आप देखेंगे तो वो आपको चांद नजर आ जाएगा फला इलाके से, ये कितना एक्यूरेट होता है? देखिए इतना एक्यूरेट है जितना एक्यूरेट हमारा यूनिवर्स है, क्योंकि आप अगर चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है तो उसकी अपनी एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के गिर्द सदियों से घूमता चला आ रहा है। जहाँ तक मून साइटिंग की बात कर रहे हैं विद नेकेड आई, तो ये तो अब क्लियर है कि कितने सदियों से हम लोग कितनी बार हमने जो साइटिंग की है वो गलत की है। मिसाल के तौर पर जब आप साइटिंग करते हैं पाकिस्तान से, तो साइटिंग अगर वहां से साइट नहीं होता, ठीक है, तो फिर आपको वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान से जो वेस्ट है, क्योंकि मंतक ये कहती है कि जितना आप वेस्ट जाएंगे उतना आपको मतलब वहाँ ज्यादा क्लियर नजर आना चाहिए, वहां पर लाजमी नजर आना चाहिए अगर चांद वाकई निकला है। अगर पाकिस्तान में नहीं नजर आता और थोड़ा सा वेस्ट जाके नजर आता है तो इट मीन्स के वो बेसिकली चांद निकल गया। और अगर पाकिस्तान में नजर आ जाता और वेस्ट में जाके वो नजर नहीं आता तो इसका मतलब वो गलत साइटिंग थी, वो चांद नजर आया ही नहीं था। और ऐसे सदियों से होता चला आ रहा है। ऐसी स्टडीज भी हैं जो कहती हैं कि जितनी मून साइटिंग्स हुई है नेकेड आई की बेसिस पे तकरीबन 50% गलत हुई हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, क्या हम ओरिजिनल लाइक रियल इमेजेस कि हम पाकिस्तान में चांद नजर आ रहा है, ये रियल इमेजेस हम टेलीस्कोप्स के अलावा हम सैटेलाइट से ले सकते हैं सर, एग्जैक्ट इमेजेस? बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर तो मतला का फर्क होता है। आप होराइजन पे भी आप काफी ऊंचा चले जाते हो जब आप स्पेस में होते हो। 100,000 किलोमीटर तो वैसे भी मतलब एक सैटेलाइट को स्पेस में जाने के लिए 100 किलोमीटर तो वैसे भी ऊपर जाना होता है। फिर आप अगर उनकी बात करें जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह, तो वो 400 किलोमीटर से भी ऊपर है। तो फिर वहाँ पर तो जाहिर है मतलब द प्रोबेबिलिटी जो है वो है उसकी मतलब चांद को देखने का, उसको इमेज करने का, दैट्स वेरी हाई। तो वहाँ पर से अगर इमेजेस आती हैं, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ और मसले हैं। जो सैटेलाइट्स है ना वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होती हैं और बहुत तेजी से मूव कर रही होती हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो तकरीबन 20,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चल रहा होता है। और उस लिहाज से देखा जाए किस पॉइंट में पाकिस्तान में था, वहां पर वो फ्रेम्स वगैरह अगर वो निकलते हैं इमेजेस, अगर आप देखें तो निकलते हैं। एक वेबसाइट है मून कैल्क के नाम से, जी मैंने आज देखी, मैं उसी की बात कर रहा था अपने नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त साइट है वो, एग्जैक्ट दे रहे हैं वो एग्जैक्ट फिनोमेना कि आप इतने बजे अगर देखना चाहते हैं तो आप साउथ नॉर्थ को इस तरह से देखें तो आपको एग्जैक्टली नजर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वो मतलब अगर आप वहां पर देखें तो वो सैटेलाइट इमेजेस और मतलब जीपीएस इंफॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो वहां पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। और वहां पर आप देख सकते हैं अगर आपको मतलब शुबा है लेट्स से कि उनकी कैलकुलेशंस पे, तो वो आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस मकाम पर किस वक्त चांद जो है वो विजिबल होगा, उसकी विजिबिलिटी की परसेंटेज कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% है, 50% है, 60% है। तो उस जगह आप जाके देख सकते हैं और आप फिर मतलब एक तरह से अपने आप से चेक कर सकते हैं कि इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारी क्लियर की हैं, लेकिन अभी ये तनाज़ा बहरहाल बरकरार रहेगा। वजह यह है कि जब तक हुकूमती अरकान यानी कि साइंस और मज़हब इसमें इजमा नहीं हो जाता, इसमें बैठकर ये फैसला नहीं हो जाता कि हमने दरअसल सैटेलाइट इमेजेस माने जा सकते हैं, इसमें जय्यद उलमा क्या कहते हैं,
इनको बैठना पड़ेगा और बैठने के बाद ये हमेशा के लिए मसला हल हो सकता है। एक इजमा और उसके बाद एक फैसला, कलेक्टिव फैसला। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी इसके ऊपर हेल्प कर सकती है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, इसमें कमेटी बन सकती है, मुफ्ती साहब भी बैठ सकते हैं। तो ये सब मिलकर एक फैसला करें तो शायद ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। अपना गिरदोनिवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।